आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर। मैं हूं केवल आपके सामने और इस खास एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज का हमारा खास एपिसोड इसलिए है कि हमारी टीम ने जो निर्णय लिया है कि एसएससी जीडी 2024 में जो परीक्षाएं होने जा रही है उस परीक्षा से पहले हमें इस किताब को पूरी तरह से खत्म करना है। मतलब हमारे सामने जो यह किताब है RWA पब्लिकेशन की किताब है, यानी रोजगार विद अंकित का जो पब्लिकेशन है उसी का यह किताब है। यह किताब आपके पास अगर नहीं है तो आप रोजगार विद अंकित का ऐप डाउनलोड करेंगे और उस ऐप के माध्यम से आप इस बुक का PDF डाउनलोड कर सकते हैं और तमाम जितने भी प्रश्न हम कराएंगे उस प्रश्नों को आप देख सकते हैं। तो उसी कड़ी में मतलब इस बुक से हम LCM एंड HCF चैप्टर को हल करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं 41 नंबर प्रश्न तक। यानी पिछले एपिसोड में हम 40 नंबर प्रश्नों तक हल कर चुके हैं और इस एपिसोड में हम बातें करेंगे 41 नंबर प्रश्न की। और यहाँ पर हम RWA लिख भी दिए हैं कि जो प्रश्न आ रहे हैं वो इसी किताब से आ रहे हैं। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। और हमारा चैप्टर है LCM एंड HCF और इस किताब का दूसरा ही चैप्टर है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं और पूरी तरह से हम हल करेंगे। मतलब इस किताब को हमारी आशा है कि हम जनवरी के मतलब 15 जनवरी या 20 जनवरी तक पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और चलिए इस एपिसोड को मतलब इस एपिसोड में 41 नंबर प्रश्न की बात करते हैं और यही किताब है। तो चलिए, तो हमारे सामने जो 41 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि दो संख्याओं का योग अगर 41 है और उनके HCF और LCM क्रमशः 7 और 14 है तो दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताना है, यानी उसके रेसिप्रोकल का हमें योग बताना है। तो चलिए हम इसको मतलब हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने दो संख्याओं का योग दिया है। मान लिया अगर हम पहली संख्या अगर एक दो संख्याओं का योग मान लीजिए अगर एक संख्या पहली संख्या हम लिख रहे हैं, अगर पहली संख्या अगर x है तो हम मान लिए कि पहली संख्या बराबर x है और दूसरी संख्या को हम मान लिए y, दूसरी संख्या बराबर होगी y, यानी हम दोनों संख्याओं को मान लिए। यानी हमारे सामने जो प्रश्न कर रहा है कि दो संख्याओं का योग 21 है, यानी वह पहली संख्या हुई होंगी एक x और दूसरी संख्या होंगी y। हम माने हैं यहाँ पर एग्जैक्ट यह नहीं हो सकता है। तो इस तरह x एंड y दो संख्या है, दो संख्याओं का योग जब हमारे सामने यानी x प्लस y है हमारे सामने 21, x प्लस वाई निश्चित तौर पर 21 दिया है हमारे सामने और उनके HCF और LCM क्रमशः 7 और 14 है। यानी LCM भी है हमारे HCF है 7 और LCM है 14। तो इस तरह से हमारे सामने जितने भी डाटा हम उस डाटा को लिख चुके हैं। अब हम प्रश्नों को करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने व्युत्क्रमों का योग बताना है, यानी 1/x प्लस 1/y हमें बताना है। यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/y हमें बताना है। यानी यही प्रश्न पूछ रहा है कि 1/x प्लस 1/y का हमें मान बताइए। तो चलिए इस प्रश्न में सबसे पहले हम बातें करेंगे कि आखिर xy का मान कैसे निकलेगा। तो xy का मान निकालने के लिए हम सबसे पहले हमारे पास सूत्र होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है LCM गुणे HCF। आप तो यह शायद जानते ही होंगे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को जब हम गुणा कर देते हैं तो वह बराबर हो जाती है LCM एंड HCF का। तो उसी क्रम में जब हम ऐसे लिखते हैं तो x में यहाँ पर हम x और y की वैल्यू हम लेंगे यहाँ से, तो y बराबर हो सकता है 21 माइनस x, क्योंकि हम जैसे ही इधर मतलब x को उधर लेकर चले गए तो हो जाएगा y बराबर 21 माइनस x, यानी 21 माइनस x हम यहाँ लिख सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं 14 गुणे 7। यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट किए हैं, यानी यहाँ से हम y की वैल्यू निकाले हैं और y की वैल्यू अगर x उधर जाएगा यानी y इक्वल टू 21 माइनस x। तो इस तरह से हम y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए हैं, यानी इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख रहे हैं। तो इसी क्रम में हम बातें करेंगे जब 21x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 14×7 = 98, फिर हो जाएगा हम इधर ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 98, इस तरह से हो सकता है बराबर 0, क्योंकि अगर माइनस अगर इधर आएगा 98 तो माइनस होगा, फिर हम माइनस से गुणा करेंगे इस एक्स स्क्वायर को प्लस करने के लिए, तो हमारे सामने हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 98। तो अब हम करेंगे जैसे ही एक्स स्क्वायर माइनस
14 प्लस 7 करेंगे तो 21 हो जाएगा, और 14 गुणे 7 करेंगे तो 98 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 7x प्लस 98 बराबर 0। क्योंकि यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं। सबसे पहले हमारे सामने जो डाटा है x प्लस वाई बराबर 21, यानी x प्लस तो y की वैल्यू होगी 21 माइनस 1, क्योंकि हम x को उधर लेकर चले गए, और जब यह प्लस में है पहले तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी y की जो वैल्यू होगी 21 माइनस x। इस तरह से हमारे सामने HCF भी दिया है, LCM भी दिया है। तो हम जानते हैं कि जब दो संख्याओं को गुणा कर देते हैं तो वह LCM और HCF के बराबर हो जाता है, यानी इनके HCF और LCM के। तो हमारे सामने x पहली संख्या को माने हैं तो दूसरी संख्या को y, यहाँ पर से हम y की वैल्यू लिए हैं 21 माइनस एक्स, तो हमारे सामने आया एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 7x प्लस 98। यहाँ पर x कामन ले लेंगे तो x माइनस 14, यहाँ पर अगर 7 कामन ले लेते हैं माइनस 7 तो x माइनस 14। तो इस तरह से हमारा जो उत्तर होगा x बराबर 14 या x बराबर 7। अगर हम y की बातें करते हैं तो y बराबर होता है 21 माइनस x, यानी 21 में से अगर हम 14 को घटा लेते हैं यानी 7, यानी x बराबर अगर 14 है तो y बराबर 7 है। तो इस तरह से हमारे सामने x और y की वैल्यू मिल गई। अब हमें बताना है 1/x प्लस 1/y, यानी हम यहाँ पर कह सकते हैं 1/14 प्लस 1/7, यानी 14, मतलब इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 14। यहाँ पर हम कर भी सकते हैं 2 7 का 14 और 7 दूनी, यानी 14 हमारा जो एलसीएम होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 और 7 दूनी का 14, यानी 3/14 जो हमारा उत्तर होगा 3/14। तो इस तरह से हम 41 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। और 41 नंबर प्रश्न बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमें समझना है कि जो पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे तो 21 माइनस एक्स हो जाएगा, और x 21 माइनस एक्स। इस तरह से हमारे सामने x का वैल्यू आया 14 और y का वैल्यू आया 7, और व्युत्क्रमों का हमें योग बताना है, यानी 1/x प्लस 1/y का हमें मान बताना है। तो 1/x यानी 1/14 प्लस 1/y मतलब 1/7, यानी हम इस तरह से किया तो हमारे सामने आया 3/14। तो इस तरह से हम 41 नंबर प्रश्न को पूरी तरह से हल कर चुके हैं। अब हम करेंगे 42 नंबर प्रश्न को हल। तो चलिए इस 42 नंबर प्रश्नों को भी हल करते हैं। अब हमारे सामने है 42 नंबर प्रश्न, यानी 41 नंबर प्रश्नों को हम हल कर चुके हैं, और यह 42 नंबर प्रश्न आपके सामने है। और 42 नंबर प्रश्न भी RWA पब्लिकेशन से ही है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमारे सामने जो 42 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि 17 से विभाजित 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या और 34 से विभाजित 2 अंकीय सबसे बड़ी संख्या का एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी 17 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें निकालना है, और 34 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की सबसे, मतलब 17 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 34 से विभाज्य 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 17 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अगर हम 17 में 5 से गुणा करते हैं तो 85 होता है, लेकिन यह तो संख्या 2 अंकों की है, हमें 3 अंकों का निकालना है, यानी 17 6, यानी 17 में अगर 6 से गुणा कर देते हैं तो 6 42 2 6 मतलब 102। 102 एक 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, क्योंकि 100 नहीं 17 से विभाज्य होगा, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होता है। तो इस तरह से जब हम 17 में 5 से गुणा किए तो हमारे सामने है 85, 17 में 6 से गुणा किए तो 102 आया, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर 100 ही है तो हमें 100 से ज़्यादा ही सोचना होगा, नहीं तो 100, लेकिन 100 17 से विभाज्य नहीं है, 101 भी 17 से विभाज्य नहीं है, लेकिन 102 जो है 17 से पूरी तरह से विभाज्य है। इस तरह से 17 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 102 होगी, यानी पहली मतलब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 3 अंकों की 102। 102 है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और कह रहा है कि 34 से विभाजित 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यानी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 हो सकती है। 99 से एक भी अधिक करेंगे तो वह 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। यानी अगर हम 34 में 2 3 से गुणा करते हैं तो 34 में 3 से करेंगे तो 3 चौका 12 1 3 3 का 9 1 10, यानी हमारे सामने होगा 3 चौका 12 का 2 1 बचा 3 3 का 9, यानी 102 हुआ।
तो 34 में जब हम 3 से गुणा कर रहे हैं तो 102 थे, लेकिन यह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो इस तरह से हमें 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सोचना है। यानी 34 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 8, 3 दूनी का 6, 68। अगर 68 होगा नहीं तो 102 होगा, तो 68 मतलब कटेगा, इसके बाद 102 कटेगा। तो इसलिए हम 102 को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो इस तरह से 68 ही होगा। तो इस तरह से हमारे सामने जब 34 से विभाजित 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 68। तो इस तरह से हमारे सामने आया 68, यानी यह बड़ी संख्या है। और यह 102 सबसे छोटी संख्या है। 34 से विभाजित, यह 34 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या, यह 17 से विभाजित। अब कह रहा है कि इनका एलसीएम ज्ञात करना है, यानी इन 102 और 68 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम एलसीएम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने कह रहा है कि 17 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 34 से विभाजित 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का एलसीएम ज्ञात कीजिए। जब हम 34 से विभाजित 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 68 है और 17 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 102 है। तो इस तरह से चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो एलसीएम निकालना है, यानी यहाँ पर 51 होगा, यहाँ पर होगा 34, फिर हम 2 से करेंगे तो यहाँ पर 51 होगा, यहाँ पर 17, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ पर 17, यहाँ पर 17, फिर 3 से 17 से करेंगे तो 1, यानी 2 तिहाई, 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, मतलब 2 दूनी के 4, 4 तिहाई 12, 12 गुणे 17 करेंगे, यानी 7 दूनी के 14, 1, 7 1 8, 1 2 मतलब 1 में 2 से करेंगे तो 2 और 1, यानी 8 2 10, यानी 204 होगा। यानी जो हमारा एलसीएम जो होगा, एलसीएम होगा 204। तो इस तरह से हम 42 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। और 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 17 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यानी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, लेकिन 100 तो 17 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 100 को नहीं ले सकते हैं। फिर हम लेंगे 101, लेकिन 101 भी 17 से विभाज्य नहीं है, तो उसको भी नहीं ले सकते हैं। इसके बाद है 102, 102 निश्चित तौर पर 17 से विभाज्य है। इस तरह से हम 102, यानी 17 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 102 होगी। इसके बाद कह रहा है कि 34 से विभाजित 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकालना है, यानी 34 से विभाजित होने वाली 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जब हमारे मतलब ढूंढना है, तो 34 दूनी का 68, और 68 में जैसे ही 34 जोड़ेंगे तो वो 102 हो जाएगा। लेकिन 102 तो 3 अंकों की संख्या है, हमें केवल 2 अंकों की संख्या ही सोचना है, तो इसलिए हम 68 लिया। और 102 और 68 का हमें एलसीएम ही निकालना है। तो हम एलसीएम निकाले तो हमारे सामने आया 204, और हमारा मतलब ऑप्शन कह रहा है 102, मतलब 42 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन सही है। मतलब अगर आप इस बुक में देखेंगे तो शायद आप देख रहे होंगे कि 42 नंबर प्रश्न का 204 एलसीएम है, मतलब 204 इसका उत्तर है और बी ऑप्शन है। तो इस तरह से हम 42 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब हम करेंगे 43 नंबर प्रश्नों को हल, यानी 42 नंबर जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा 204 और ऑप्शन नंबर बी। अब हमारे सामने है 43 नंबर प्रश्न, यानी हम इस एपिसोड में 43 नंबर प्रश्नों तक पहुंच चुके हैं। और आपके सामने जो 43 नंबर प्रश्न, आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। और 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जेड का वर्ग ज्ञात करें, यानी जो जेड का हमें वर्ग ज्ञात करना है। तो आइए समझते हैं कि जेड क्या है, यानी जेड का जो वर्ग निकालना है, आखिर हमें कैसे जेड पता चलेगा। तो आइए इस प्रश्न को हम आगे पढ़ते हैं। यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 24 और 36 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है कोई, और वह 24 और 36 से पूर्णतः विभाज्य है। अगर उनको हम 4 मतलब पूर्णतः विभाज्य है, तो 40 से विभाजित किए जाने पर प्राप्त किया गया शेषफल ही जेड है। यानी जो जेड का हमें वर्ग निकालना है, यानी जो जेड हमें प्राप्त होगा उसका जो वर्ग निकालना है वह जेड है। यानी 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित होने वाली कोई संख्या है, सबसे छोटी संख्या वह 4 अंकों की है। यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है कोई, और जो 24 से विभाज्य है और 36 से भी पूर्णतः विभाज्य है, और उसमें अगर 40 से हम भाग देते हैं तो जो शेषफल बचता है वही जेड है, और उस जेड का हमें वर्ग निकालना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम लिख देते हैं, यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारे सामने होगी 1000, यानी यहाँ पर 3 0 1, 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 1000,
अब कह रहे हैं कि वह 24 और 36 से पूर्णतः विभाज्य है। यानी 1000 से हमें मतलब छोटी संख्या 1000 नहीं तो 1000 मतलब 4 अंकों की ही हमें संख्या सोचना चाहिए। यानी 4000 होगा मतलब 1000 होगा, नहीं तो 1000 के बाद होगा। यानी 1001 हो सकता है, 1002 हो सकता है, 1003 हो सकता है, लेकिन 999 नहीं हो सकता है, क्योंकि 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ही हमें सोचना है जो 24 से विभाज्य और 36 से विभाज्य हो। यानी वह संख्या निश्चित तौर पर 1000 से प्लस में होंगी, नहीं तो 1000 होंगी। यह तो हमें मिल गया। अब हम मतलब 24 और 36 से विभाजित होने वाली संख्या को निकालेंगे और जो संख्या आएगी उसका हम मल्टीपल करते जाएंगे और हम जब तक करते जाएंगे जब तक वह 1000 या 1000 से अधिक तक न तक पहुंच जाए। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम एलसीएम जब निकालेंगे तो हमारे सामने वह संख्या मिलेगी जो 24 से विभाज्य होंगी और 36 से भी विभाज्य होंगी। तो इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर 12, यहाँ पर 18, फिर 2 से करेंगे तो यहाँ पर 6 9, फिर हम 2 से करेंगे तो 3 9, फिर हम 3 से करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 3, फिर 3 से करेंगे तो 1 1, यानी 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8 और 3 का 24, 24 3 के 72, यानी जो एलसीएम होगा यानी 72, यानी वो 72 ही संख्या है जो 24 से विभाज्य होंगी और 36 से पूर्णतः विभाज्य हो रही है। और 24 का मतलब 72 का हमें मल्टीपल करते जाना है, यानी वह 1000 बन जाए या 1000 के 1001 बन जाए, 1002 बन जाए, तभी तो 4 अंकों की संख्या होंगी। यानी हमें 72 का मल्टीपल ढूंढना है। तो जैसे ही हम इसमें भाग देंगे और जो शेषफल बचेगा और इस संख्या में से घटा देंगे तो हमें वो संख्या मिल जाएंगी, लेकिन हमें इसके बाद सोचना है। तो चलिए इसमें हम भाग दे देते हैं। यानी 1000 में जैसे ही भाग दे देते हैं तो एक बार में जाएगा, यहाँ पर बचेगा 8, यहाँ पर बचेगा 2, यानी फिर हमें यहाँ पर 2 लिखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 4 दूनी का 8, मतलब 4 दूनी, यहाँ पर हम 3 मतलब 72 गुणे 4 कर रहे हैं तो हमारे सामने हो रहा है 8, यहाँ पर 7 चौका 28, मतलब 8 से 88, यहाँ पर हम 3 से करेंगे 72 गुणे का 3, यानी 3 दूनी का 6 और यहाँ पर 7 का 21, यानी 216 होगा। तो यहाँ पर जैसे ही 72 को हम 3 से गुणा किए तो 216, यानी हमारे सामने शेषफल बच गया 4 और यहाँ पर बचेगा 9, 7 में से गया 6, यानी 64। यानी 1000 में से अगर 64 को घटा देते हैं तो यानी हमारे सामने आएगा यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 9 में से 6 गया 3, यानी 936। यानी 936 जो संख्या है वह यानी हमारे सामने जैसे ही 1000 में से हम अगर शेषफल यानी शेषफल जो हमारे सामने है 64, तो 1000 में जैसे ही 64 को घटा देंगे तो हमारे सामने वह संख्या मिल जाएंगी जो 72 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएंगी, यानी वह संख्या 72 के मल्टीपल बन जाएंगी। यानी कोई संख्या से अगर हम भाग दे रहे हैं और कुछ शेषफल बच रहा है, यानी कि उस संख्या में मतलब जितने भाग दे रहे हैं अगर शेषफल बच जा रहा है, यानी उस शेषफल को घटा देते हैं तो हमें वह संख्या मिल जाएंगी जो पूरी तरह से विभाजित होने वाली संख्या मिल जाएंगी। तो इसीलिए जैसे ही हम 1000 में से इस शेषफल यानी शेषफल 64 को घटा देते हैं तो हमारे सामने आया 936। 936 एक ऐसी संख्या है जो 72 से विभाज्य है और जो संख्या 72 से विभाज्य है निश्चित तौर पर 24 से विभाज्य होंगी और 36 से विभाज्य होंगी, क्योंकि 24 और 36 का एलसीएम ही तो 72 है। तो इसलिए हमारे सामने 936 आया, लेकिन 936 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं है, यह 3 अंकों की संख्या है। 936 3 अंकों की संख्या है और हमें 4 अंकों की संख्या बताना है, यानी 72 जैसे ही इसमें जोड़ देंगे यानी हमारे सामने 8, यहाँ पर 7 3 10 1, यहाँ पर 9 1 10, यानी 1008 एक ऐसी संख्या है 4 अंकों की संख्या जो मतलब 72 से विभाज्य है, 24 से विभाज्य और 36 से विभाज्य, इसलिए हम 4 अंकों की संख्या हमारे पास मिल गई। एक बार हम पुनः बता रहे हैं कि जब किसी संख्या में अगर हम भाग देते हैं, अगर कोई भागफल बच रहा है यानी उस संख्या से मतलब वो अधिक है, अगर जैसे ही हम इस भागफल को घटा देते हैं तो हमारे सामने यानी शेषफल को घटा देते हैं तो हमारे सामने वह संख्या मिल जाएंगी जो मतलब जो 72 से विभाज्य हो जाएंगी। तो इसलिए जैसे ही शेषफल हम 64 को घटा दिए तो हमारे सामने आए 936 और 936 निश्चित तौर पर 72 से विभाज्य है और 24 से विभाज्य और 36 से भी विभाज्य है।
लेकिन 936 केवल 3 अंकों की संख्या है, हमें 4 अंकों की संख्या सोचना है। तो 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए हमें 72 का मल्टीपल बार सोचना होगा। यानी 72 को जैसे ही हम एक बार जोड़ें यानी वह बन गया 1008। यानी 1008 एक ऐसी संख्या है जो 72 से पूरी तरह से विभाज्य और 4 अंकों की संख्या है। अब कह रहा है कि 40 से भाग देने पर जो प्राप्त जो शेषफल है वही जेड है। तो हम 1008 में जैसे ही 40 से भाग देंगे, 1008 में जब 40 से भाग देंगे तो 40 दूनी का 80, यहाँ पर बचेगा 20, फिर हम यहाँ पर मतलब बच गया 8, यानी 40 बचेगा 200 और यहाँ पर 200 आया तो शेषफल 8 बचा और जेड बराबर है 8 का, यानी जो शेषफल बच रहा है। यानी हमारा प्रश्न भी कह रहा है कि पूरी तरह से 24 और 36 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों की संख्या सोचना है। तो जैसे ही हमारे सामने 4 अंकों की संख्या 1008 और 1008 में 40 से भाग देना है तो विभाजित किए जाने पर प्राप्त किया गया शेषफल ही जेड है। यानी हमारे सामने जो शेषफल 8 आया वही जेड के बराबर है। अब हमें बताना है जेड का वर्ग, यानी 8 जेड का वर्ग का मतलब होता है जेड स्क्वायर और 8 स्क्वायर का मतलब होता है 64। तो इस तरह से हमारा उत्तर जो होगा वह 64 होगा। एक बार हम पुनः बता रहे हैं इस प्रश्न को। यह प्रश्न कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है जो 24 से विभाज्य और 36 से विभाज्य हो। यानी हमें सबसे पहले 24 और 36 से विभाज्य होने वाली संख्या मालूम करना है और उसी को मल्टीपल करते जाएंगे। जितना बार मल्टीपल करेंगे हमें बनाना है 4 अंकों की संख्या। तो इसलिए हमारे सामने आया 72। यानी 72 एक ऐसी संख्या है जो 24 से विभाज्य और 36 से विभाज्य है, लेकिन यह 2 अंकों की संख्या है, हमें 4 अंकों की संख्या सोचना है। तो इसके 72 के मल्टीपल करते जाएंगे और 72 के जैसे ही मल्टीपल किए, यानी 72 का मल्टीपल करने से अच्छा है कि 4 अंकों की संख्या हमारे मालूम है कि 1000 है और 1000 होगा नहीं तो 1000 एक होगा नहीं तो 1000, तो इसी तरह से 1000 से बड़ा ही होगा 4 अंकों की संख्या। तो इसलिए हम 1000 में 72 से भाग दिए। जैसे ही 72 से भाग दे रहे हैं तो हमारे सामने 64 बच रहा है, यानी 64 को अगर घटा देंगे तो हमारे सामने वह संख्या मिल जाएंगी जो 72 से पूरी तरह से विभाजित है। तो इस तरह से हमारे सामने है 936, लेकिन 936 3 अंकों की संख्या है, हमें 4 अंकों की संख्या सोचना है। लेकिन एक बार 72 को और जोड़ देते हैं, यानी 72 का एक और मल्टीपल कर देते हैं, यानी हमारे सामने आया 1008। यानी 1008 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 72 से पूरी तरह से विभाज्य है। अब कह रहे हैं कि 40 से भाग देने पर शेषफल मतलब से विभाजित किए जाने पर प्राप्त किया गया शेषफल ही जेड है। तो 40 से जब भाग दिए तो हमारे सामने आया शेषफल 8, यानी 8 ही जेड है। और इस तरह से हमारे सामने जो उत्तर होगा जेड स्क्वायर हमें निकालना है, जेड का वर्ग। तो जेड स्क्वायर का मतलब होता है 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर का मतलब हुआ 64। तो इस तरह से हम 43 नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। यानी 43 नंबर ऑप्शन का मतलब ऑप्शन डी सही है, यानी डी ऑप्शन में दिया है 64। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न है और 43 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी यानी 64 सही है। इसलिए अब हम अगले प्रश्न की बातें करेंगे। 43 नंबर प्रश्न का जो उत्तर होगा यानी 64 और ऑप्शन नंबर डी। अब आपके सामने होगा 44 नंबर प्रश्न। अब आपके सामने है 44 नंबर प्रश्न। यानी हम 43 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं और 42 नंबर 41 नंबर प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो आइए इस 44 नंबर प्रश्नों को भी हल करते हैं। तो 44 नंबर प्रश्न जो है हमारे सामने है और 44 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम n है तो प्रथम 115 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले हमारे सामने दिया है कि 1 से लेकर और 110 तक के प्राकृतिक संख्याओं का जब एलसीएम n है, यानी 1 से 10 मतलब 1 से लेकर 110 तक, यानी 110 तक प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम जब n है तो हमारे सामने पूछ रहा है तो प्रथम 115 तक के प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी 110 प्लस 100 मतलब 5 जोड़ देंगे, यानी 115 तक के एलसीएम ज्ञात करना है। यानी 115 प्रथम 115 तक के एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि 110 तक के एलसीएम n है और 115 तक के एलसीएम हमें ज्ञात करना है। यानी जैसे ही हमें ज्ञात करना है 1 से 11 का 112, 113, 114 और 115, यानी 115 है। और हमें ऐसा अंक अगर 110 यानी 110 में जितने भी अंक शामिल है उनका एलसीएम है n,
तो 115 यानी प्रथम 115 तक के संख्याओं का हमें प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम बताना है। तो जैसे ही हमें मालूम है कि 110 यानी यह 3 है, इनके अंकों का योग 3 है, तो यह 3 से पूरी तरह से विभाज्य है, इनका भी एलसीएम n होगा। क्योंकि अगर कोई संख्याओं का योग अगर 3 हो रहा है तो हम समझेंगे मतलब दी हुई संख्याओं का अंकों का योग 3 होगा, तो निश्चित तौर पर यह 3 से विभाजित होंगे। यानी जैसे ये 3 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर होगा 37 3 से, मतलब 3 7 1 21 2 3 का 9 2 11, यानी 37 को 3 से गुणा करें तो 1 से 11, यह निश्चित तौर पर 2 से विभाज्य होंगे। यानी यहाँ पर हो सकता है मतलब 50 दूनी 56 हो सकता है, 56 गुणे 2, 56 गुणे के 2 यानी 50 दूनी का 100 और 6 दूनी का 12, 113 एक प्राइम नंबर है और यह किसी संख्या से विभाज्य नहीं होंगे, केवल 1 से और 113 से, मतलब 1 गुणे 113, यानी एक यही संख्या है जिसका फैक्टर स्वयं हो सकता है, यानी 1 होगा नहीं तो स्वयं होगा। यानी 100 मतलब 111 भी विभाजित हो रहा है ये 3 से, 112 भी विभाजित हो रही है 2 से, लेकिन 113 स्वयं से ही विभाजित होंगे। इस तरह से जैसे ही 114 को करेंगे यह भी 2 से विभाजित हो जाएंगे, 115 यानी 5 से यह संख्या विभाजित हो रहा है। यानी हमारे सामने 111 112 114 115 विभाजित हो जा रहा है, यानी इनका एलसीएम। तो जब हम एलसीएम की बातें करते हैं तो जो प्राइम नंबर का एलसीएम जब निकालते हैं तो वो स्वयं ही होता है। यानी जैसे ही हमें 13 का एलसीएम निकालना होगा तो 13 से ही कट रहा है, यानी 13 का एलसीएम तो 13 ही होगा, इसलिए 113 का एलसीएम 113 होगा। यानी 113 जो है 113 होगा गुणे n, क्योंकि अन्य संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो n है। यानी हमारे सामने दे चुका है कि 1 से लेकर 110 तक के संख्याओं का एलसीएम जब n है तो हमें 1 से लेकर 115 तक के एलसीएम ज्ञात करना है। अगर 110 तक के एलसीएम n है तो 115 तक, यानी इन संख्याओं का 1 से 11 112